स्वागत। और सबसे अच्छी बात है कि सुबह ही आपसे बात हुई, आपने बड़े ही तुरंत एक्सेप्ट कर लिया है। आज हमने सुबह ही फ्री थे, बात किया, हमने कहा कि चैनल पर सर को बुलाया जाता है और बात किया, आपने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। आपका परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो स्टूडेंट हैं, ये जुडिशल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, अभियोजन सेवा की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हायर जुडिशल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो ये लोग जो जेल का मैनुअल होता है, जो जेल का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि जेल में जो जो कैदी लोग जाते हैं, जिनको बेल रिजेक्ट होती है वो जाते हैं, जिनको सज़ा मिलती है वो जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा ये लोग जानना चाहते हैं। और इसके साथ साथ ये जानना चाहते हैं कि जो कैदियों को सज़ा पा जाते हैं, बीच बीच में उनको पैरोल दिया जाता है, तो पैरोल का क्या ग्राउंड होता है, जेल प्रशासन कैसे उन लोग को पैरोल देता है, इसके बारे में हम चाहेंगे कि आप इन लोग को डिटेल में बताएं, ताकि इन लोग का जो नॉलेज है बढ़े, और ये लोग भी जब जुडिशल ऑफिसर या एपीओ के थ्रू कभी जेल वगैरह का जाए इंस्पेक्शन वगैरह करने, इनको लगे कि हमने इन बातों को सुन रखा। सर, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब अगली आवाज़ आपकी रहेगी। और इन लोग को हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। प्रणाम सर। नमस्कार सर। स्वागत है इस सत्र में। आपकी जिज्ञासा जेल के बारे में क्यों होगी? ज्यादातर जेलों के बारे में कब लोग जानते हैं, क्योंकि विजिट भी कब होती है, कोई पब्लिक प्लेस है नहीं, इसलिए उसके रूल रेगुलेशन, उसके कार्यकलाप और उसके फंक्शन के बारे में जानकारी कम ही रहती है। क्योंकि आपके कोर्स में है और एपीओ का काफ़ी लगाव जेल से रहता है, बीच बीच में कानूनी राय देना, बच्चों के बारे में तमाम चीज़ें ठीक करना, कोर्ट में केस लड़ना, तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिनका संबंध न्याय विभाग का जेल विभाग से अत्यधिक ज़्यादा घनिष्ठ होता है। तो इस संबंध में आपको एक प्रारंभिक जानकारी जरूर होनी चाहिए, और धीरे धीरे आप जैसे जैसे उसको पढ़ेंगे आपकी उत्सुकता और बढ़ेगी, और कुछ सेल्फ स्टडी से भी ऐसी चीजें अपने आप बड़ी होंगी। महिला को 1941 में सबसे पुराना जेल मैनुअल लागू हुआ था। जब ब्रिटिश पीरियड था, ब्रिटिशर्स ने इसको अपने प्रशासन के लिए और अपने विद्रोही बंदियों को या व्यक्तियों को बंद करने के लिए, उसका निरोध करने के लिए, तो ऐसी चीजों को उन्होंने लागू किया। तब जेलों का उद्देश्य ज्यादातर टार्चर करना, जो क्रांतिकारी हैं, जो बगावती हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण में रखना और तमाम सुविधाओं से वंचित रखना। तो एक प्रकार से यातना गृह समझिए, और उस यातना गृह को धीरे धीरे स्वतंत्र भारत में उसको ठीक किया। और वर्तमान में चूंकि जेलों का स्वतंत्रता के बाद स्वरूप बदल गया, तो उसमें कुछ भारतीयता और स्वतंत्रता संबंधी तमाम चीजें आने लगी। अब वो समय नहीं रहा जिसमें विदेशी लोगों को या बाकी लोगों को जो अपने देश के स्वतंत्रता के लड़ रहे थे, उनको हैंडल करना। ये अपने ही देश के लोग थे, इन्हें सुख सुविधा और इनको एटीट्यूड से जेल में रखना, ताकि बंदियों में सुधार हो और बंदियों का ज्यादा से ज्यादा उन्नयन हो और ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाए। 2022 में नया जेल मैनुअल लागू हुआ, जिसमें तमाम ब्रिटिशर्स के जो पुराने प्राविधान थे उनको खत्म कर दिया गया, और उनके खत्म होने के बाद अब ये नया मॉडल जो जेल का तैयार हुआ है, ये ज्यादा उपयोगी भी है और आधुनिकता से मेल भी खाता है। लोग इसके लागू होने के बाद से काफी बंदी भी क्रियान्वित लाभान्वित हैं,
और समाज में उसका संदेश भी अच्छा जाता है। पहली बात तो यह है कि आप जेल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यह एक चारदीवारी से घिरा हुआ है चारों तरफ से, और इसके मुख्य द्वार पर एक संतरी होता है जो उसकी रक्षा के लिए तैनात होता है। उसके पास एक आर्मरी होती है, आर्म्स रखे रहते हैं ताकि आपात स्थितियां पड़ने पर वो उनका उपयोग कर सके। इसके साथ ही जब आप अंदर घुसेंगे तो जेल का एक गेट होता है, इनसाइड गेट, उस पर एक पुस्तिका रखी रहती है, इसे गेट बुक कहते हैं। उस पर एक गेट कीपर तैनात होता है, सिपाही, वो उन लोगों की एंट्री करता है जो भी जेल में आते जाते हैं। उनकी आइडेंटिटी उसी जेल से कब आए, कितने समय आए, क्या कुछ तलाशी में उनके कुछ पाया गया, अगर तलाशी में पाया जाता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है और उनके हस्ताक्षर या अंगूठे जो कुछ भी हो वो उतना करके तब अंदर जाते हैं। जहाँ तक बंदियों से मिलने वालों का प्रश्न है तो हर बंदी से मिलने वाला आदमी, उसकी एंट्री नहीं होती, बल्कि उसका नाम बोल के पूछ के लिख दिया जाता है, या फिर उतने मुलाकाती आए, 27 नफर लोग बाहर से आए मिलने के लिए, तो उसकी गणना 27 नफर लिखी जाती है। और जब मुलाकात का समय आधे घंटे के बाद समाप्त हो जाता है तो फिर जाते समय 27 ही फिर लिखा जाता है, ताकि ये तय हो सके कि 27 आदमी आए थे और 27 ही बाहर गए। 27 का बाइफर्केशन भी होता है, कितने पुरुष थे, कितने महिलाएं थी, कितने बच्चे थे, इसका पूरा जोड़ करके लिखा जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि उसमें फीमेल भी चली जाए और 27 की गिनती पूरी हो, तो उसका बाइफर्केशन भी रहता है। उसके बाद आप अंदर जाएंगे तो एक तरफ सुपरिंटेंडेंट का ऑफिस है, दूसरी तरफ जेलर का है। दोनों विभाग के प्रशासनिक अधिकारी हैं और दोनों जो है एक ही साथ आमने सामने बैठते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम हो गेट पर या आने जाने पर पूरा नियंत्रण, बंदियों का नियंत्रण भी रहे। बाहर से अगर कोई आता है तो उसकी भी जानकारी उनको बराबर होती है। और इसके बाद से फिर बंदियों का अहाता शुरू होता है, जहाँ बंदी रखे जाते हैं। जहाँ बंदी रखे जाते हैं उसको बैरक कहते हैं। लंबा सा हाल होता है, उसमें एक हाल में करीब 30, 40, 45 जैसी कैपेसिटी हो उसे बंदी भी रख सके हैं। और उसके बाद उनको सारी सुविधाएं अब सरकार ने दे रखी हैं। अब उनमें टीवी भी लगी हुई है, पंखे भी हैं, उनके वस्त्र बिस्तर की भी अच्छी व्यवस्था है। तो पहले ये व्यवस्थाएं नहीं थी, गर्मियों में पंखे नहीं थे, उनको मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, तो अब काफी कुछ सुधार हो गया है इसमें। तो उनके जीवन में एक समरसता का भी संचार है। बंदियों का सवेरे 5:30 बजे खुलता है, 5:30 बजे के बाद से फिर वो 6:30 बजे तक अपना जो भी नित्य क्रिया होती है करके उसके बाद उनको नाश्ता दिया जाता है। नाश्ते में ब्रेड है, चना है और तमाम और पौष्टिक चीजें हैं जो सामग्री रहती हैं वो दी जाती है। फिर दोपहर का भोजन होता है। भोजन में रोटी सब्जी चावल दाल जो कुछ भी है वो उन्हें जो बाहर से आता है, जो बाहर मिलता है, जो खाते हैं, उतनी कैलोरी उनकी निर्धारित है, उतनी कैलोरी उनको दी जाती है। टाइम का फिर भोजन होता है 6:30 बजे और उसके बाद में बंद कर दिए जाते हैं। ये उनकी दैनिक प्रक्रिया है। दिन में जो भी बंदी काम करते हैं उनको फायर सर्विस दिया जाता है। स्किल्ड, नॉन स्किल्ड और सेमी स्किल्ड 3 प्रकार का विभाजन है और इस प्रकार से उनकी मजदूरी भी तय है, उसी के अनुसार उनको मजदूरी दी जाती है। और भंडारे में काम जो है, जहाँ रोटी बनाने का काम होता है या भोजन बनाने का काम होता है, वो केवल बंदियों द्वारा ही किया जाता है। बाहर का कोई लेबर नहीं आता, बाहर से कोई आदमी नहीं लगता, बल्कि जेल के जो बंदी हैं पुराने, जो इस काम में प्रशिक्षित हैं, उन्हीं के द्वारा भोजन बनाया भी जाता है और भोजन सबके सामने वितरित भी किया जाता है, ताकि भोजन में किसी प्रकार की मिलावट न हो, किसी प्रकार का प्रदूषण न हो या पॉइजन इत्यादि की कोई समस्या न खड़ी हो जाए। तो एक सामूहिक प्रणाली से भोजन का वितरण होता है और वितरण के माध्यम से सारे लोगों का भोजन वितरित होता है। भोजन वितरण के समय जेलर, डिप्टी जेलर और सर्किल अफसर जो भी जिस हाथे का इंचार्ज होता है वो मौजूद
मौजूद रहता है, ताकि बंदियों में किसी प्रकार का अनुशासन न बिगड़े या किसी का मील डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत न हो। उसके बाद श्रम का भी वितरण होता है। श्रम का वितरण बागवानी, खेती, पालन, इन सब चीजों में बंदियों को लगाया जाता है। जो जिस ट्रेड का होता है उस ट्रेड में लगाया जाता है। अब जो है कौशल विकास का भी एक इन्होंने कंसेप्ट बना रखा है, जो आधुनिक जेल मैनुअल की देन है। इसमें कौशल विकास को मुख्यमंत्री जी ने काफी जो है बल दिया है। तो हर जेलों में एक एक जो वहाँ के प्रसिद्ध उद्योग हैं, जैसे बनारस में साड़ी का उद्योग है, कानपुर में चमड़े का उद्योग है, तो जिस जिस जिले में जिस चीज की प्रमुखता है उसके स्किल्ड आदमी बुला करके बंदियों को प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि उस ट्रेड को आगे जाकर छूटने के बाद अपना सकें। तो बहुत से बंदी जो छूट जाते हैं वो उसमें काम करने लगते हैं या वहाँ उनको काम मिल जाता है। तो इस तरह से कौशल विकास का भी है। जैसे नैनी में फर्नीचर्स तैयार होते हैं, सारे फर्नीचर्स माननीय उच्च न्यायालय और कचहरी को सप्लाई होते हैं। गवर्नमेंट को कोई आपत्ति नहीं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो इसलिए उसमें कोई ऑडिट का ऑब्जेक्शन भी नहीं रहता। नैनी में ही बक्से, सोफे, दरिया, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। नैनी में ही बंदियों को फिट करने के लिए कंबल, ऊनी कंबल, फिनाइल, नहाने का और कपड़ा धोने का साबुन बनाया जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें बंदियों द्वारा की जाती है। इसमें उनको पारिश्रमिक मिलता है और उसको बनाने का तरीका भी जान लेते हैं। अगर बाहर निकलता है कोई तो फिनाइल भी बना सकता है, साबुन भी बना सकता है। तमाम ऐसी चीजें घरेलू हैं जिसको बना करके अपना आगे कार्य को विकसित कर सकता है। आगरा सेंट्रल जेल में जूते भी बनाए जाते हैं, जो सारे बंदी रक्षकों को सप्लाई किए जाते हैं। जितने भी सिपाही हैं उसको हंटर शू बनाया जाता है। गश्त के लिए जो जूते बनते हैं वो आगरा में बंदी रक्षकों के लिए बनाए जाते हैं। और फिनाइल, साबुन, ये सारी चीजें वो पूर्वी उत्तरी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जेलों में सप्लाई करता है। इस तरह से जेलों में तरह तरह के उद्योग लगाए गए हैं। सहारनपुर में फर्नीचर का काम होता है, क्योंकि वहाँ लकड़ी बहुत होती है, तो अच्छी सी अलमारियाँ, सोफे, कुर्सियाँ और ये सारी चीजें, सारे उत्पाद बाहर पब्लिकली ऑर्डर करने पर भी आपको अवेलेबल है। अगर आप ऑर्डर करते हैं कि हमें इतने सोफे चाहिए तो नैनी सेंट्रल जेल से वो बंद करके उचित दाम पर आपको मिल जाएंगे। ऑर्डर पहले देना पड़ता है, जाकर के ऑर्डर दीजिए, बुक कराइए, नमूने देखिए और फिर वो आपको मिल जाएगा। तो इससे बाजार से सस्ते भी पड़ते हैं। दूसरी उसकी क्वालिटी प्योर रहती है, क्योंकि शीशम के बनते हैं, तो शीशम की जो लकड़ियां हैं वही जेल में आती हैं और टेस्टेड हैं। तो वहाँ बनगलिंग या मिलावट या इस तरह का प्रॉफिट एंड लॉस के उसमें वो बनती नहीं है, तो उसमें शुद्धता भी रहती है और उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ियां होने का सवाल नहीं। नैनी में डेयरी उद्योग भी है, जहाँ से वो जेलों में बंदियों को चाय के लिए दूध उपलब्ध कराया जाता है, सेल्फ सफिशिएंट है। और बाहर एक मिल्क बार खुला हुआ है, जहाँ से आप दूध की पैकेटिंग खरीद सकते हैं। शुद्ध दूध आपको चाहिए तो नैनी सेंट्रल जेल के गेट पर मिल्क बार है, वहाँ से आप दूध खरीद सकते हैं। तो ये सुविधा बंदियों के लिए भी है और स्टाफ के लिए भी है और आम पब्लिक के लिए भी कर दी गई है। तो इतना विकास उन्होंने किया कि पब्लिक और बंदियों के बीच में जो सामंजस्य है उसको डेवलप किया। माने उनकी एक रचनात्मकता को आगे बढ़ाया ताकि वो समाज के लिए भी उपयोगी हो सके। जेलों में सब्जियों का उत्पादन बंदियों के लिए किया जाता है और वो जेलों में किसी भी जेल में बाहर से सब्जी नहीं खरीदी जाती। बाहर से सब्जी खरीदने पर मनाही है। तो जो भी वेजिटेबल होता है, सीजनल हो, आलू हो, कद्दू हो, जो कुछ भी वेजिटेबल्स हैं वो जेल में ही उत्पादित किए जाएंगे और सरप्लस है तो और जिलों में सप्लाई किए जाएंगे। तो इसमें सेल्फ सफिशिएंट है वो अपने उत्पादन के क्षेत्र में। अनाज भी पैदा होता है, लेकिन चूंकि इतना सफिशिएंट नहीं है तो इसलिए बाहर से भी लेना पड़ता है। इस प्रकार से उद्योग धंधों का विकास, कौशल का विकास और बंदियों के रचनात्मक कार्यों का लगाया जाना, ताकि बंदी खाली न रहे और अनावश्यक
इधर उधर की बातें न करें, खाली आदमी रहेगा तो कुछ न कुछ करता रहेगा, तो उनमें एक आत्मसम्मान की भावना पैदा होती है और उनके अंदर से ये बात गिल्टी कॉन्शसनेस खत्म हो जाती है कि हम किसी काम के नहीं हैं और अपराधी हैं और जेल में बंद हो गए हैं, अब क्या करेंगे, कोई भविष्य नहीं है। तो इन सब चीजों को फिर से रिफॉर्मेटिव एटीट्यूड को देखते हुए उसका नाम बंदी सुधार गृह हो गया। पहले वो बंद बंद करने वाला था, बंदियों की केवल बंद करने की जगह है, ऐसी जगह जहां न्यायालय के आदेश से उनका डिटेंशन किया जाता है और जब न्यायालय उन्हें तलब करे तो 14 दिन पर रिमांड पर या वैसे भी उन्हें प्रस्तुत किया जाए। लेकिन अब ये काम होने के साथ साथ उनके अंदर रिफॉर्मेटिव एटीट्यूड भी डेवलप हो गया है। नैतिक शिक्षा का भी प्रावधान कर दिया गया है ताकि बाहर से कोई भी नैतिक शिक्षक किसी भी धर्म जात का हो वो आकर के बंदियों को थोड़ी देर के लिए योग है, धार्मिक प्रवचन है और चीजें हैं, उनको देता रहे, उनको प्रोत्साहित करता रहे, उनके अंदर वो भावना जगाए जिससे वो अच्छे मार्ग पर चल सकें और अच्छे नियमों का पालन कर सकें। तो इंस्पिरेशनल जो लेक्चर्स हैं, इंस्पिरेशनल जो लोग वहाँ आते हैं, प्रेरणा देते हैं, उन प्रेरणा से उनको एक बल मिलता है और उनके अंदर भी एक स्वाभिमान जगता है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो ऐसी चीजें जो हैं आर्मी के अंदर विकास ले आती हैं। जो मैं यहाँ डीआईजी जेल था इलाहाबाद में, उस समय स्वामी रामदेव और कई लोग अंदर आए थे और 1 घंटे का उन्होंने कार्यक्रम किया था और बंदियों के सामने अपने योग का शिक्षा भी दी, उनको बताया भी और योग करने के लिए बल दिया कि प्रतिदिन आप थोड़ी देर तक अगर ये करेंगे तो एक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, मानसिक शांति भी रहेगी और जेल के इस मनहूस वातावरण में जो पहले था वो आपको मुक्ति दिलाएगा, नहीं तो आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे। तो ये सब चीजें जो हैं काफी उनके जीवन में प्रकाश डालती हैं। इसके साथ ही हम ये भी कोशिश करते रहते हैं कि बंदियों का स्वास्थ्य एक मानक स्तर पर हो। इसके लिए 2 डॉक्टर्स हमेशा रहते हैं, एक मेडिकल अफसर, एक असिस्टेंट मेडिकल अफसर, वो दोनों रहते हैं और बीच में हर महीने या 2 महीने के बाद एक टीम आती है जिला अस्पताल से, जैसे लंग्स के एक्सपर्ट की टीम आ गई, आंखों के एक्सपर्ट की टीम आ गई, कई ऑपरेशन आंख का जेल में ही हो जाता है और उसके बाद हृदय रोग का है, तो ऐसे एक्सपर्ट भी बाहर से बुलाए जाते हैं जो बंदियों का निःशुल्क परीक्षण करते हैं और परीक्षणोपरांत जो है उनको जो दवाएं होती हैं वो जेल से निःशुल्क दी जाती हैं, बीच बीच में फॉलो अप होता रहता है। तो इस तरह से उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है। महिलाओं के साथ जो बच्चे हैं, महिला वार्ड अलग होता है, पुरुष वार्ड अलग होता है। तो महिलाओं का अब उन्होंने यह कर दिया है कि बच्चों का नामकरण, जो बच्चा जेल में पैदा होगा उसका नामकरण जेल में ही होगा और उसी के धर्म के अनुसार वो उसके गुरु आएंगे, उसका नामकरण करेंगे। बच्चों को दूध, उनकी माताओं को दूध और उनको बच्चों के खेलने कूदने के लिए क्रच, उनके कपड़े, उनके तमाम और क्या कहते हैं खाने पीने की तमाम जो कैलोरीज हैं वो डॉक्टर देख करके बीच बीच में उनको देते रहते हैं और उनके शिक्षण की भी व्यवस्था कर दी गई है। अगर वो जितने बच्चे हैं थोड़ी सी उम्र में 3-4 साल के हो जाते हैं और जेल में ही रहते हैं तो उनको बाहर स्कूल में नाम लिखा करके उनको पढ़ने की व्यवस्था है, जेल में बसेस का इंतजाम है, वो सुरक्षा वहां जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर वापस लौट आते हैं। तो इस तरह शिक्षा का भी उसमें अंश है। पहले यह था कि ऐसे ही रहते थे, बच्चों को कोई सुविधा नहीं थी, कपड़े लत्ते भी उतने अच्छे नहीं थे, खेलने की कोई सुविधा नहीं थी और पढ़ाई लिखाई की तो कोई मतलब ही नहीं था। तो अब उन्होंने इन सब चीजों को लागू कर दिया है, तो इससे उनके में भी अब एक जुड़ाव हो गया है और बच्चों का भविष्य भी एक तरह से बिल्कुल सुरक्षित सा हो गया है कि आगे चल करके वो अगर यहाँ 4-5 तक पढ़े हुए हैं तो बाहर जा करके आगे अपना एडमिशन करा लें और पढ़ें। जो बंदी बड़े हैं बीए में करना चाहते हैं तो उनको भी सुविधा है, करस्पॉन्डेंस कोर्स से तमाम बीए में बंदियों ने किया भी है
यहाँ नैनी सेंट्रल जेल पर कई बंदियों ने एमए पास की, बीए पास किया और पास करके उन्होंने अच्छा मानक स्थापित किया। तो इस तरह से बंदियों को भी पढ़ने की पूरी सुविधा है और बंदियों ने अब शिक्षा में रुचि रखी। प्रौढ़ शिक्षा अभियान में चलता है, जो बंदी काफी एजेड है और काफी आयु के हैं उनको प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत लिया जाता है। उनको भी गिनती और अक्षर पहचानना और छोटी मोटी ये सब चीजें इतना पढ़ सकते हो उनको प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि बंदी को निरीक्षण न रहे। अब कोई भी बंदी अंगूठा नहीं लगाता, जो भी बंदी निकलता है जेल से वो सिग्नेचर करता है। जो भी इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी आता है वो पूछता है भाई तुम भी पढ़ सकते हो, अगर कर सकते हो तो जरा दिखाओ क्या लिखते हो। तो इस तरह से उनमें शिक्षा का भी प्रचार हुआ। नहीं तो पहले बंदी अशिक्षित और कम जानकारी, कम उनको ज्ञान था और वो या अंगूठा लगा के जाने आने की व्यवस्था थी, वो काफी दूर हो गई। इसके अंदर अंतर्गत बंदियों के जेल में बंदियों के कानूनी परामर्श के लिए लीगल एड समिति भी है, जो उसका दफ्तर भी जेल के अंदर है। वो हफ्ते में 1 या 2 दिन वहां बैठते हैं और वकील साहब लोग बंदियों को परामर्श देते हैं कि आपके केस में क्या होगा, क्या आप चाहते हैं, कम्प्रोमाइज चाहते हैं या इसको लड़ना चाहते हैं, वकील है कि नहीं है आपके पास। अगर वकील नहीं तो सरकारी वकील मिलेगा, वो भी निःशुल्क मिलेगा। कब तारीखें पड़ी, आपकी सेशन कमिट हुआ या अभी ट्रायल में चल रहा है, तो ये सारी चीजों की जानकारियां उनको मिलती हैं। कानूनी जानकारी भी उनको दी जाती है ताकि वो बाहर निकले तो अच्छी तरह से अपने केसेस को समझ सकें। तो जो निःशुल्क कानूनी सहायता है और लीगल एड है वो भी वहाँ चलाया जा रहा है। और हफ्ते में 1 या 2 दिन वो सारे बंदियों के सामने जो लीगल मामले हैं या उनके जो लीगल राइट हैं बंदियों के, वो भी बताए जाते हैं कि आपके जेल में रहने से आपके जीवन स्वतंत्रता का अधिकार खत्म नहीं हो जाता। बहुत से ऐसे अधिकार हैं मौलिक जो जेल में आने के बाद भी खत्म नहीं होते। जीने का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है और श्रम का अधिकार है। तो ये सब चीजें खत्म नहीं की जाती, केवल नोटिस है, बाहर आप नहीं जा सकते कोर्ट के आदेश से। तो ये चीजें अब लागू हो गई हैं और वो सारे बंदी बैठ करके उन वकील साहबान लोगों से अपनी बातें सुनते भी हैं और कहते भी हैं और सुनते, इंटरेक्शंस भी होते हैं। बीच बीच में हर महीने सीजीएम का विजिट होता है। तो सीजीएम साहब जेल में आते हैं, बंदियों का चेक करते हैं कि रिमांड डेट पड़ी कि नहीं पड़ी, कब से नहीं पड़ी है, सेशन कमिट हो गया तो उसमें सेशन में कब कब आप गए, कौन सा केस है। तो ये चीजें सीजन के द्वारा भी देखी जाती हैं और पूरा डिटेल बना करके जज साहब को और संबंधित कोर्ट को दी जाती है जहां से डिले हो रहा हो, ताकि उन चीजों को ठीक कर दें। उसके बाद हर त्रैमासिक मुआयना हाई कोर्ट के आदेश से डीएम, एसएसपी और जिला जज ये तीनों ज्वाइंट इंस्पेक्शन करते हैं जेल का और सब अपने अपने ढंग से देखते हैं। जज साहब अपने कानूनी चीज को देखते हैं, एसपी अपने उस पर केसेस के बारे में देखते हैं, किसके केस में चार्जशीट आई कि नहीं आई, कौन से थाने का है, कब से डिले हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। और उसके साथ ही जैसा वो जज साहब हैं ये हैं, तो ये दोनों अपने कंबाइंड जो इंस्पेक्शंस होते हैं इनसे बड़ा लाभ बंदियों को होता है। अपनी बात कहने का भी उनको मौका रहता है। हर बंदी से वो उनके सामने से हर हाथे में जाकर पूछते हैं, तो उससे उनको एक बल मिलता है और जो कुछ भी कहना हो वो उनसे कहते हैं। साथ में सीएमओ भी रहते हैं, तो सीएमओ द्वारा अगर कोई दिक्कत खड़ी हो, सीएमओ के स्तर पर किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा हो, वजन गिर रहा हो या कोई चिकित्सा में लापरवाही हो या कहीं बाहर किसी उच्च संस्थान में भेजा जाना हो या चिकित्सा के लिए धनराशि उपलब्ध न हो, तो वो रिकमेंड करते हैं और डीएम साहब के उससे गवर्नमेंट में भेजा जाता है। चाहे उनको एम्स में जाना हो, चाहे पीजीआई में जाना हो, चाहे बड़ा ऑपरेशन हो, चाहे छोटा हो, वो सारी निःशुल्क व्यवस्था है गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है। तो इस तरह से बंदी का स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, भोजन और सुरक्षा तो रहती है, सुरक्षा की बात ही नहीं, तो सुरक्षित उनको रखा ही रहता है। तो ये जो बेसिक प्राइमरी चीजें हैं ये अब इस मॉडल जेल बंदोबस्त से लागू हो गई। इसके साथ ही कैंटीन की व्यवस्था है।
कैंटीन में बंदे अपने कूपन ले करके अपने घर वालों से पैसे प्राप्त करके 100 रुपया 200 रुपया जो भी हो उसका एक कूपन ले लेता है। उस कूपन से कैंटीन में जा करके अपनी मनचाही चीजें खरीद सकता है। समोसा है, चाय है, बिस्कुट है, जो भी खाना चाहे, पूड़ी है, सब्जी है। तो अपने दैनिक भोजन के अतिरिक्त अगर वो खाना चाहता है या उसके मिलने वाला कोई आ गया तो वो कैंटीन से चाय पानी जो भी चाहे मंगवा सकता है और उसका उपयोग कर सकता है। तो वो खाने की जो मोनोटोनी थी वो खत्म हो गई। अपने पैसे से वो कुछ भी खरीद करके कभी भी खा सकता है। चाय पीने का मन है, चाय तो वैसे सुबह शाम ही मिलती है जेल में, लेकिन अगर उसको पीने का मन है तो उसने वहाँ कूपन दिया और चाय के साथ जो भी जलपान करना चाहे वो कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी छूट है। पहले तो वो बंधा बनाया भोजन था जो खाने का जो व्यवस्था है उनकी, उसी से उनको मिलता रहता था। तो ये अपने आप में भी एक अच्छा है। बंदियों को हफ्ते में 3 दिन मुलाकात है और अब मुलाकात जो ऑनलाइन भी हो गई है। ऑनलाइन आप बुक करा सकते हैं। अगर आपको मिलना है तो ऑनलाइन आप फोन करके उस पर आप उनको लिखवा सकते हैं कि फला तारीख को फला दिन मैं आपसे मिलना चाहता हूँ फलाने बंदी से, वो आपका बुक हो जाएगा। और अब जो है अगर घर में कोई आपको सूचना देनी है तो पीसीओ भी खुल गया है। पीसीओ के माध्यम से आप घर पर कभी भी बात कर सकते हैं। वो जब आपको जरूरत हो आप पैसा जमा करिए और वहां जाकर के पीसीओ जेल के अंदर ही है, वहां जाकर के बात करिए। और अपने घर वालों को अगर कोई सूचना देना हो, अपने वकील साहब को उससे मिलना हो तो आप मिल सकते हैं। अपने वकील साहब से मिलने का कोई समय तय नहीं है और वो 12 महीने चाहे जब चाहे जेल में आकर के अपने मुवक्किल से परामर्श कर सकते हैं, कानूनी सलाह दे सकते हैं। वो उनके केसेस के बारे में जो कुछ भी बताना हो बता सकते हैं। तो उनको आने जाने की कोई बंदिश नहीं है कि ये हफ्ते में एक दिन आएंगे या फलाने समय ही आएंगे। तो ये कानूनी संपर्क भी उनका बना रहता है। तो लीगल एड है ही है, प्लस उनके पर्सनल जो वकील हैं वो भी उनसे मिलते जुलते रहते हैं, तो उनका भी सहयोग है। तो अब किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं है कि वो बंदी निराश्रित हो, अछूता हो। जो निराश्रित बंदी हैं उनको कपड़े भी दिए जाते हैं। कपड़ा है, कुर्ता पैजामा या जो कुछ भी अवेलेबल है वो उन्हें दिया जाता है। पहले बंदियों के को जेल में जूते चप्पल नहीं होते थे, वो वैसे नंगे पैर अपना काम करते थे। अब उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको जूता प्रोवाइड कर रखा है। आगरा में बनता है, वो हर बंदी जूता या चप्पल वो पहन सकता है। अब वो चाहे घर से मंगवा ले, चाहे ना बनना आए तो यहाँ से मिल जाता है, जेलों से सप्लाई हो जाता है। तो इसकी भी सुविधा हो गई। अंडर ट्रायल बंदी अपना कपड़ा स्वयं पहन सकता है, चाहे जो कपड़ा पहनना चाहे घर से कपड़े मंगा सकता है। अपने कपड़े जूते जो कुछ भी चाहे मंगा सकता है, उसको छूट है। केवल बंदियों को छूट नहीं है। वो जो सजा याफ्ता है वो अपने कपड़े जो जेल से प्रोवाइडेड है वही पहने। सेंट्रल जेल में 10 साल से ऊपर के आजीवन कारावास को बंदी रखे जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट जेलों में अंडर ट्रायल या 7 इयर्स के नीचे या 10 साल के नीचे वाले बंदी रखे जाते हैं। तो कैटेगराइजेशन इसीलिए बना है। ये डिस्ट्रिक्ट जेल है और आजीवन कारावास या सजा हो जाने पर उनको सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। वो अंडर ट्रायल बंदी वहां नहीं रखा जाता। जिनके केस चल रहे होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जेलों में ही रहते हैं। और जेलों का भी कई प्रकार है। डिस्ट्रिक्ट जेल है, सेंट्रल जेल है, सब जेल है। तो इस तरह से जुमनाइल जेल है। बच्चों की जो 16 साल से नीचे हैं उनको शहर में ही एक जुमनाइल जेल खुली रहती है। प्रोबेशन ऑफिसर उसका हेड होता है, वो उसको देखता है और उन्हीं के अंडर में वो काम करता है। तो वो उनको जेलों से दूर रखा जाता है। तो जुमनाइल जेल कहते हैं, उसी में वो रहते हैं और उनके नियम कानून अलग से हैं। वो जेलों का प्रतिबंध लागू नहीं होता। 18 साल से नीचे के जितने भी बच्चे हैं वो सब उसी में रखे जाएंगे। तो ये एक मोटे तौर पर जेल का एक परिचय था। अब आपको कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो बताइए, हम आपको उसको बताएं। हाँ, देखिए आप लोग को जो बेसिक चीज़ थी तो वो सर ने बताया ही। अब आप लोग कुछ अपने तरफ से पूछना चाहते हैं तो उस प्रश्न को पूछ सकते हैं। इसकी जो भी क्वेश्चन हो जल्दी जल्दी करके हाँ, फटाफट पूछ क्वेश्चन जो लीजिए। भी हो पूछ सकते हैं।
सर सेंट्रल जेल में 10 साल से ऊपर? हाँ, सेंट्रल जेल में 10 साल से ऊपर का जिसको सजा पड़ जाती है, आजीवन कारावास का हो और मोर देन 10 इयर्स या मोर देन 7 इयर्स कहीं कहीं है, तो वो उस बंदी को वहीं भेज दिया जाता है। वो और जेलों में जी स्टेट वाले में? जेलों में 7 साल से, डिस्ट्रिक्ट जेल में 7 साल से नीचे की सजा आपता रहते हैं। उनको बंदियों को छोड़ने के लिए पैरोल, इसकी व्यवस्था है। पैरोल की व्यवस्था बंदियों को, अंडर ट्रायल बंदी अगर किसी काम से अगर चाहता है और कंडक्ट अच्छा है तो उसको पैरोल पर भी छोड़ दिया जाता है, और यही से निर्दोष बंदियों को भी छोड़ा जाता है। वो गवर्नमेंट की परमिशन से होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिकमेंड करेगा, और गवर्नमेंट शादी विवाह है किसी के यहाँ शादी विवाह है तब हटाएगा, किसी के यहाँ डेथ हो गई है तो उस पर परमिशन दी जाएगी, तो वो जेल से बाहर जाके अपने कार्य संपन्न कर ले। लड़की की शादी है, उस समय भी हाल में कई लोगों ने किया है, तो वो अपने शादी विवाह में भाग लेकर के और फिर वापस पुलिस कस्टडी में ही रहेगा वहाँ, तो वो उसके लिए छूट है उसको, तो इतनी सुविधा है। जेल में जो बच्चे पैदा होते हैं सर, जी जो जेल में बच्चे पैदा होते हैं तो वो पति पत्नी वहीं पर रहते होंगे ना? हाँ, जेल में जो बच्चे पैदा होते हैं तो माँ के साथ ही रहते हैं, मदर के साथ ही तो रहते हैं, वहीं पलते बढ़ते हैं, उनकी देखरेख होती है। और डॉक्टरों की देखरेख में अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो महिला चिकित्सक हर महीने आती है वहाँ से, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से, वो उसको देखती है। तो पेरेंट्स दोनों लोग को जेल रहेंगे तभी ना अंदर रहेंगे? जी पति और पत्नी दोनों लोग जेल रहेंगे तभी अंदर रहेंगे ना? नहीं नहीं, अब तो ये भी कर दिया है कि जेलों में जो हों उनका नामकरण भी जेल में ही कर दिया जाए। मेरा एक क्वेश्चन था सर, कि सर एक पीएचडी होल्डर, मतलब जो पीएचडी है या हायर एजुकेटेड ऑफेंडर हो जाता है किसी भी चीज में, तो क्या उसको हैबिचुअल ऑफेंडर से अलग रखा जाता है? कुछ ऐसा नियम है क्या सबके नहीं, साथ में? ऐसा मतलब नहीं कोई है। मर्डर? वो सामान्य बंदियों के बीच में रखा जाता है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी और है कि और अन्य अशिक्षित बंदियों को शिक्षित करे, उनको जो जानकारी है उसको शेयर करे, उनको और इंस्पिरेशन दे, तो वो तो उसके भले के लिए है। उससे तो उनका एक मतलब मानसिक और शारीरिक आध्यात्मिक उत्थान ही होगा। वो सब एक ही में रखे जाते हैं। केवल बच्चे जो 21 साल से नीचे के हैं, 18 से 21, वो उनके बैरक में रखे जाते हैं। जेल तो एक ही है लेकिन बाल बैरक अलग से है, वो उसी में रखे जाते हैं। आप लोग और अपने प्रश्न? सर मेरा प्रश्न ये है, नमस्कार सर, मेरा प्रश्न ये है कि जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जब किसी का वो जब कोई पहली बार अरेस्ट होके आता है और मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है, तो जो जेल सुपरिटेंडेंट को रिकमेंडेशन भेजते हैं, उसमें क्या ऑर्डर भेजते हैं या डिटेल में वो अरेस्ट मेमो और सारी चीजों के साथ में वो मैंने करके वारंट, भेजते हैं? कस्टडी वारंट भेज देते हैं। केवल कस्टडी वारंट, एक कस्टडी वारंट डॉक्यूमेंट्स भेजते जाता हैं? है, इस तारीख से इनको भेजा जाता है और फला नियत तारीख को आप कोर्ट में प्रस्तुत करें। कस्टडी अच्छा, वारंट है, वो प्रोडक्शन वारंट है एक तरह का। प्रोडक्शन मार्क, उसके साथ अरेस्ट मेमो या और चीजों को वो नहीं, कुछ अटेस्ट नहीं, करके कुछ लिए? नहीं, कुछ नहीं। और ठीक है जब भी कोई भी बंदी गिरफ्तार होके आता है तो जी। जेल के गेट पर ही डॉक्टर उसका मेडिकल करता है, हम्म। ताकि ऐसा ना हो कि वो पुलिस ने मारा पीटा हो और जेल जी में आने के बाद ये हुआ कि जेल वालों ने मारा पीटा है। तो जी जी जेल के गेट पर ही उसको डॉक्टर मुआयना करेगा उसका मेडिकल, और उसके हिस्ट्री टिकट पर उसको लिखेगा कि इंजरी है, ये है। अगर बहुत ज्यादा इंजर्ड है जी जी और जी जेल में रखने लायक नहीं है, लाइकली टू जी बी डेड जी डेड हो जाएगा, तो वो जी तुरंत उसको जिला अस्पताल रिफर कर देगा, ताकि वहां सर। जाकर अपना समुचित इलाज कराए, यहाँ न रहे। जी तो ये सर, मैं प्रावधान है। सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये जो जिला जेल या जो ये सेंट्रल जेल होती हैं, ये तो ऑनरेबल कोर्ट के वो उसमें होती हैं सुपरविजन में, और जो आम पुलिस होती है वो तो स्टेट के होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आती हैं वो।
तो सेंट्रल जेल का मतलब नहीं कि दे आर सेंट्रली गवर्न्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल जेल का मतलब है कि केंद्रित है वो केवल सजा याफ्ता बंदियों को रखने के लिए, इन दैट सेंस। अच्छा अच्छा, इन केवल दैट सेंस। सजा याफ्ता जी जी बंदियों को रखता है, लेकिन दे जी आर अंडर द सुपरविजन ऑफ द यूपी गवर्नमेंट। वो जेल मैनुअल से ही गवर्न है, वहाँ पुलिस का कोई प्रवेश भी नहीं होता क्योंकि अंडर ट्रायल है नहीं। जी और जी जज जी साहब या और किसी का भी वहां जाने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उनको ना तो कोर्ट में जाना है, न कुछ सजा पड़ चुकी है, तो सजा काट रहे हैं, तो इसलिए अंडर। उनके सर मेरा क्वेश्चन बस इतना था कि वो जो जिला जेल होती हैं, वो जिला जो जेल जो है जुडिशरी के सुपरविजन में होती हैं, उसमें जुडिशरी ही जैसे जुडिशियल ऑर्डर भेज दिया कि इनको प्रोडक्शन वार्डन पे फलान डेट पे ले आना और इनको जेल में ही रखना है, तो वो उनके होती है, स्टेट गवर्नमेंट का उस पर इंटरफेरेंस नहीं होता है। नहीं नहीं, वो तो कोर्ट का लीगल मैटर जी है। जब चाहे प्रोड्यूस करे, जब चाहे बुलाए, या जी अगर चाहता है बंदी ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी है कि साहब हमें इस जेल में खतरा है, विरोधियों से जी हमें किसी और जगह भेज दिया जाए, तो जी वो गवर्नमेंट को रिफर होता है, वो भेज दिया जाता है। सर तो उसमें गवर्नमेंट से मतलब नहीं है। सर वो एक तरह से जुडिशियल कस्टडी में है। यस वो सर यस बंदी सर। जो है वो जी न्यायालय की संपत्ति है, दे आर द जी प्रॉपर्टी ऑफ द कोर्ट। वो तो जी कोर्ट जी ने उनको रखा है इसलिए सुख सुविधा, और इसलिए रखा है कि वो नियत समय प्रोड्यूस हो सके। अगर उसे जी कादिश नहीं रखा जाएगा तो वो तो पहुंच भी नहीं पाएगा वहां, बिल्कुल सर। अस्वस्थ होगा, मारा पीटा जाएगा और तमाम चीजें होंगी। तो जी वो कोर्ट उस पर निगरानी रखती है, किसी के साथ जी अमानवीय व्यवहार न हो। जी मानवाधिकार का नियम जेल में भी लागू है। अब जो जी मानवाधिकार बाहर चलता है, अब तो उन्होंने मना कर दिया कि कोई भी बंदी जब एंट्रेंस में आएगा अंदर तो अपनी जाति नहीं लिखेगा, न जाति लिखी जाएगी, किस कास्ट ये का है यह नहीं लिखा जाएगा। ये तो केवल अभी उसकी एंट्री हो जाएगी, जी फला हम्म ये एंट्री हो गई, और हम्म उसके बाद वो अंदर जाएगा, तो उसके कास्ट का उल्लेख नहीं होगा ताकि कोई डिस्क्रिमिनेशन न होने लगे बाद में। तो पहले था वो कास्ट, अब कास्ट हटा जी जी, दिया है, अभी अब ऑनरेबल आप हाई कोई कोर्ट ने एंट्री वो करिए, स्पेसिफिक किसी के और कास्ट में नहीं किया। जी हाँ। थैंक यू सर, बस यही मेरी क्वेरी थी। और बोलिए और कोई सर, एक्सक्यूज मी सर। बोलिए बोलिए। सर, क्या जेल के अंदर कैदियों को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी दी जाती है? साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग आवाज नहीं साफ आ रही आपकी। वो आवाज नहीं साफ है। हेलो। सर इनका क्वेश्चन ये है कि क्या उनको अगर वो लगे कि साइकोलॉजिकली अगर उनको काउंसलर वगैरह की जरूरत है, तो क्या जेल प्रशासन उनको काउंसलर और प्रोवाइड कराता है उनके मेंटल हेल्थ के हाँ, इम्प्रूवमेंट के लिए? अगर वो जेल डॉक्टर लिखता है कि, या वहाँ से जिला अस्पताल से डॉक्टर्स आते हैं, तो वहाँ से भी उनको बुलाया जाता है। अगर वो कह दे तो साइकियाट्रिस्ट आकर के उनका काउंसलिंग भी करता है। इस पर एक चल रही है कि साइकियाट्रिस्ट की भी एक नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि मेंटली बहुत से लोग डिरेल्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन में, अकेले रहते रहते अपने केस के बारे में छूटने के, और पता नहीं कब छूटेंगे, क्या होगा। तो इसके लिए साइकियाट्रिस्ट की व्यवस्था उन्होंने की है, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं हुई है परमानेंट। लेकिन जिला अस्पताल का अगर कोई आदमी आता है तो वो भेज देती है। और ये भी है कि अगर मेंटली डिरेल्ड है या एबनॉर्मल है तो लूनाटिक सेंटर पर चला जाए। जैसे कि बनारस में सेंटर है लूनाटिक, और एक आगरा में है, तो उसको इलाज के लिए वहां भेजा जाए। तब तक वो सेंटेंस सस्पेंड रहेगी। जब वो ठीक हो जाएगा, आएगा, तब सेंटेंस रिज्यूम होगी उसकी, या सुनवाई रिज्यूम होगी, तब तो वो केस बंद रहेगा। तो इसका हर महीने मांगा जाता है कि मेंटली एबनॉर्मल, मेंटली सिक या इस तरह का कोई बंदी तो नहीं आया है। अगर आया है तो तत्काल परीक्षण करा करके उसको उपयुक्त सेंटर पर भेज दिया जाए, चाहे नटायल हो चाहे ध्वजाप्ता हो, वहां भेज करके उसका समुचित इलाज कराया जाए, ताकि वो इन बंदियों के बीच में विकृत न हो पाए। अब जेलर की समस्या यह है कि ज्यादातर उसमें ड्रग्स लेने वाले और चरस गांजा का सेवन करने वाले जो आ जाते हैं, तो उनके लिए कोई अलग वार्ड रहता नहीं है, तो वो तो उन्हीं के साथ रहते हैं। लेकिन उनका रिफॉर्मेशन बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जो एडिक्ट हो चुके हैं वो उसके अभाव में ऐसी हरकतें करते हैं, इससे वो
बिल्कुल अधमरे से हो गए हों। चरस पीता है, जो गांजा पीता है, वो उसके अभाव में उसकी स्थिति बड़ी खराब हो जाती है, तो वो धीरे धीरे ट्रीट होता है। अब वो ड्रग सेंटर्स वालों के लिए हो रहा है कि बाहर से जो ड्रग सेंटर्स लोग आते हैं उसको सुधारने के लिए वो अपनी काउंसलिंग नशा करें मुक्ति और सुधार उनको वाली। ठीक करें। अब ज्यादातर नशेड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, और सबसे दिक्कत ये है जो पॉलिटिकल प्रिजनर आ जाते हैं उनको अलग रखा जाता है, उनका खाना अलग होता है, और गवर्नमेंट से कभी कोई बी श्रेणी मिल जाती है तो उनको बी श्रेणी की सुविधा मिलती है, टेबल कुर्सी मेज और खाना उनका अलग बनता है। तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स का स्टेटस अलग रहता है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ ये माफिया भी बंद होते हैं जो काफी उग्र होते हैं और प्रशासन के खैर विरोध में बाहर रहते ही हैं, और यहाँ पर भी बहुत दिक्कत होती है, उनको नियंत्रित करने में बड़ी दिक्कत होती है। एक तो उनका बहुत नियंत्रण करेंगे आप तो बाहर उनका बहुत बड़ा गिरोह भी रहता है, तो उसका एक प्रेशर रहता है। कुछ माफिया पॉलिटिकली बहुत रिलेटेड रहते हैं तो वहां से उनका प्रेशर बनता है, तो उनकी हैंडलिंग में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर थोड़ा सा भी आप मिस हैंडलिंग कर दिए तो फिर आपके लिए बड़ी समस्या बन जाती है, तो यहाँ टैक्टफुली काम करना पड़ता है। सर तो जो ये बाल होते हैं सर, जो छोटे बच्चे होते हैं सर, क्या उनको ये मनोविज्ञान की चिकित्सा दी जाती है सर? काउंसलिंग होती है उनकी? आ नहीं रही आवाज आपकी साहब, आप बता दीजिए सेठ जी। कोई रिपीट सर कर इनका दे। कहना ये है, जैसे ये पूछना चाह रही है कि जो छोटे बच्चे जेलों के अंदर जा रहे हैं उनको क्या जो है वो काउंसलिंग वगैरह मिलती है? जैसे ये जो मैं समझ पा रहा हूँ कि वे जुवेनाइल के रिगार्डिंग आप पूछना चाह रही हैं, जो ऑफेंडर है या माता पिता के साथ जो रहना चाह रहे हैं, उनको क्लियर कर दीजिए। जो बच्चे अकेले रहते हैं नहीं, काउंसलिंग जुवेनाइल तो अभी नहीं होती, नहीं, केवल मॉरल जुवेनाइल के लिए ब्रीफिंग अलग से, होती जैसा है सर ने शुरू में बताया और कि उनको जुवेनाइल के लिए एजुकेशन अलग से दिया जुवेनाइल जाता है। जस्टिस। अलग से कोई वो काउंसलिंग नहीं होती जब तक कि कोई डॉक्टर न लिख दे कि मेंटली इनको काउंसलिंग की जरूरत है, तो अभी उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। मोरल प्रीचिंग है और रिलीजियस तमाम चीजें हैं जो उनको पाठ करते हैं। तमाम कुछ लोग रामायण का पाठ करते हैं, कुछ कुरान का करते हैं, कुछ गीता का करते हैं, तो हर धर्म को पालने की आपको छूट है। अपने पास किताब भी रखिए, पढ़िए। जेल में लाइब्रेरी भी होती है, अगर आप पढ़ना चाहें तो वहाँ से किताबें इशू करा करके आप लाइब्रेरी में लाइब्रेरी का वो जो है किताब भी पढ़ सकते हैं, तो जो आपकी रुचि हो। और जेल में खेल कूद की व्यवस्था है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, ये सारी चीजें खेल जो होती हैं। कभी कभी अभी हाल में ही कई जेलों ने बाहर से इंटर कॉलेज के लड़कों को बुला करके अपने वॉलीबॉल प्रतियोगिता कराई। कुछ बाहर से लड़के आए किसी स्कूल कॉलेज के, और जेल के बंदी इकट्ठे होकर क्रिकेट की प्रतियोगिताएं कराई। तो अब बाहर के इंटरेक्शंस भी हो रहे हैं, तो खेल कूद के बारे में भी जागरूकता है, ताकि वो बिल्कुल ये ना हो कि मोनोटनी हो जाए। इसके साथ वो आर्ट में भी प्रोत्साहित किया जाता है कि जो बंदी आर्ट जानते हैं, आर्ट बना सकते हैं, अच्छा खूबसूरत कविता लिख सकते हैं। एक जेल से एक पुस्तिका हर महीने प्रकाशित होती है जिसमें बंदियों की कविताएं, उनके संस्मरण और उनके आर्ट वार्ट की अगर कोई चीजें हैं तो वो हर महीने छापी जाती हैं पूरे उत्तर प्रदेश से। तो अभी आगरा में जावेद हबीब आए थे, तो उन्होंने बाल काटने का प्रशिक्षण दिया। बहुत से बंदी जो है सैलून खोल करके वो जेल के अंदर ही वो बाल भी काट रहे हैं, हेयर कटिंग सैलून बना रखा है। और जावेद हबीब करीब 1-2 दिन रहे, उन्होंने प्रशिक्षित किया और गए। अब बंदियों के खाने पीने के लिए भोजनालय में मशीनें लगी हुई हैं, आटा मारने वाली भी, चपाती मेकर भी। वो चपाती बनाती भी हैं, आटा भी मारती हैं। अब आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, न बंदियों को हाथ से मारना पड़ता है, न बेलना पड़ता है, न कुछ। मॉडर्न किचन हो गया बिल्कुल, तो किचन का मॉडर्नाइजेशन भी हो गया है। ISO सर्टिफिकेट भी देता है उनको। ये जो है बिल्कुल स्टैंडर्ड भोजन है, उसका कोई दिक्कत नहीं, आप खा के देख भी सकते हैं उसका खाना। तो इस सर तरह से काफी विभिन्नता आ गई है। चलिए गुड नेक्स्ट। इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन है कि सजा याफ्ता जो होते हैं कितने सालों के बाद उसमें सुधार होने पर रिलीज किया जाता है?
नहीं, बंदियों में सुधार की संभावनाएं तो हर में रहती हैं। किसी आदमी को उचित वातावरण दें, उचित ढंग से उसको शिक्षा दें। अभी तो कुसंगति में पड़ गया था, इस वजह से इस प्रकार की भावना उसके बन गई। अब वो अच्छे लोगों के बीच जो पड़ेगा तो उस तरह की चीजें बनेंगी। और बंदियों की क्या हो, तो स्टूडेंट में ही है। बहुत से स्टूडेंट अगर ऐसे लोगों का साथ कर दिए तो वो भी गांजा भांग पीने लगे, जुआ खेलने लगे और तमाम दुर्व्यसनों में लिप्त हो गए। हालांकि बीए में पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत से उसमें है जो कंपटीशन की ओर जा रहे हैं, कंपटीशन की ओर उनका एक रुझान है, वो अच्छा बनना चाहते हैं। तो बंदियों में ये भावना नहीं हो तो बाहर जो पढ़े लिखे उनमें भी है। बहुत से पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति भी इसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं जो जिनसे अपेक्षा की जाती है नहीं करना चाहिए। तो वो अपने साथ का प्रभाव है। ऐसे लोगों ने अगर साथ कर लिया है तो उसी प्रकार की चीजें डेवलप हो रही हैं, उनकी साइकोलॉजी उसी तरह से बन गई है। तो साइकोलॉजी तो कुछ भी ये इसी एज में चेंज की जा सकती है। चलिए अमृत जी प्रेरणा आप की जरूरत है। अपना प्रश्न पूछ। Good evening, everyone. First of all, thanks to Pariksha Refreshers online law classes and Harsh Pyari Srivastava sir for giving me this opportunity. And it's my pleasure to introduce myself. My name is Mirza Amreen Beg. I am basically from Lucknow, and now I am present time student of Pariksha Refreshers law classes. सर मेरा क्वेश्चन 2-3 टॉपिक को लेकर था। एक तो था स्किल डेवलपमेंट लेकर, तो उस बारे में तो खैर आपने अभी बता दिया है। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैं आगरा गई थी, तो वहाँ पे ताजमहल से कुछ दूरी पर मीना बाजार पड़ता है। तो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि आगरा की सेंट्रल जेल में जो कैदी हैं वो वहाँ पे केले के पत्ते, बांस के पत्ते, इनसे कुछ कपड़े बनाते हैं, जैसे साड़ियाँ हो गई और भी चीजें हो गई। तो मेरा क्वेश्चन ये था सर कि इसके बारे में जानकारी तो आपने दे दी है, जो ये लोग काम करते हैं इसका इनको कुछ अमाउंट मिलता है? जी, इनका अमाउंट फिक्स है। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड, ये 3 कैटेगरी बनी हुई है। 50 रुपया, 25 रुपया और 30 रुपया, इस तरह से उनको मिलता है। जो स्किल्ड है 50 रुपया, जो सेमी स्किल्ड है केवल सहायता करते हैं, अभी सीख रहे हैं, वो उनको 30, और जो नीचे वाले हैं जो अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या अप्रेंटिसशिप में, वो कैटेगराइज है उनका। ये टाइम से रिवाइज होता रहता है। वेजेस कहते हैं इसको। वो वेजेस डायरेक्ट नहीं मिलती इनको, इनके खाते पासबुक खुलवा दिए गए हैं सबके, उनके पासबुक में वो जमा हो जाती है। फिर जब चाहे अपना घर वाले निकाल सकते हैं, निकाल करके इनको कूपन दे देते हैं। वो जेल में वैसे पैसे खर्च नहीं कर सकते, ना रख सकते हैं। तो 50 रुपए का, 100 रुपए का आपको कूपन मिल गया, आप कैंटीन से सामान 10 रुपए का खरीद के वो ले सकते हैं। सर मैं ये सुविधा है। मैक्सिमम कितने रुपए का कूपन रख सकते हैं? मैक्सिमम 100-150, ज्यादा नहीं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जेल में जो पढ़ाई की व्यवस्था है, तो अभी आपने बताया कि कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, तो ये करें डिस्टेंस? हाँ, वो तो आप करस्पॉन्डेंस कोर्स से तमाम करस्पॉन्डेंस को, और पढ़ाने वाले भी आते हैं और बुक्स की सप्लाई भी फ्री करते हैं, और 1 आधे घंटे आपको काउंसलिंग करेंगे, पढ़ाएंगे, बताएंगे, और उसके बाद फ्री ऑफ कास्ट पुस्तकें देंगे। फिर वो अपना वास करते रहते हैं, बीच बीच में टेस्ट भी करते रहते हैं जेल में आकर के। जैसे 8 या 10 बंदी हैं तो आकर के उन्होंने टेस्ट भी कर लिया, उसको देख लिया और उस पर अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी ले लिया। तो काफी लोगों ने अच्छे डिवीजन से भी पास किया है जेल में रह के। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। और आप में से किसी का? सर माननीय न्यायालय जब किसी को बेल ग्रांट करता है या एक्विटल करता है तो उसके जेल से रिलीज होने के लिए कोई टाइम ड्यूरेशन होता है या सेम डे ये रिलीज होता है? किस चीज का? सर जब माननीय न्यायालय किसी को बेल ग्रांट करता है, किसी कैदी को, कोई अगर अंडर ट्रायल है या कोई कैदी है उसको एक्विटल करता है, तो उसको जिस दिन वो एक्विटल या बेल ग्रांट करता है उसी दिन रिलीज होता है या उसके लिए कोई अलग से टाइम ड्यूरेशन होता है रिलीज के लिए? नहीं, अलग समय। वो तो रूटीन वे में जो है वही है, अलग से नहीं। ओके सर। सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो अभी आई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
जैसे कोर्ट में अपीयरेंस दिलवाना है तो वहीं से दिलवा देते हैं, या कैदियों को अपने घर बात करना है टेलीफोनिक, वो हफ्ते में 1 बार 2 बार, ऐसा क्या शेड्यूल है और वो आने से अभी जेल प्रशासन को कितना जो है सहूलियत मिली है? इस बारे में कुछ बताएंगे सर? बंदियों को तो हफ्ते में 3 दिन मुलाकात अलाउड है। अगर मुलाकात। आप मुलाकात जी। नहीं करते हैं, फोन से बात करते हैं, तो एक मुलाकात कम हो जाएगी, आप टेलीफोन से बात कर लीजिए, मुलाकात तो हुई है। जी। इससे भीड़ भाड़ भी जेलों में कम होती है, उसके यहाँ आने जी। जाने का भी खर्चा बचता है और लोड भी कम रहता है। अब उतना तो पैसा खर्च करके आएगा वो, फिर इतना जी। समय वेस्ट करेगा, इससे बढ़िया कि अपना उन्होंने बात कर ली और हाल चाल मिल गए, वो ठीक हो गया। तो जेल प्रशासन से इसके लिए पहले हमें जो है आवेदन देकर उसकी अनुमति प्राप्त कर लेनी होती है, तभी जेल प्रशासन हमें एक हाँ, निर्धारित उसको समय पे इन्फॉर्म बात करना पड़ता करवाएगी। है, जैसे कल बात करनी है, आप इन्फॉर्म करिए, एप्लीकेशन दीजिए और बता दीजिए कि हमारे ये गार्जियन से हम बात करेंगे, ये उनका जी। नंबर है। तो जी। वो हर फोन टेप होता रहता है, ताकि आप कोई ऐसी सूचना न लीकेज कर दें जो आप जी। गड़बड़ हो या प्रशासन विरोधी हो, हाँ। वो जी। होता रहता और सर कोर्ट मेरे में अपीयरेंस के क्वेश्चन लिए सर क्या अभी यूपी जेल प्रशासन जैसे कोर्ट में बंदियों को फिजिकली ना अपीयर करके वीडियो कॉल के थ्रू अपीयर कराए, तो ये प्रशासन अभी है। सुविधा जेल वीडियो प्रशासन। कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था अभी सब जगह तो नहीं है, जी। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जेलों पर हो गई है। वहाँ जी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, क्योंकि जो साथी किस्म के बंदी हैं, माफिया हैं, या जी। बहुत ज्यादा उग्र टाइप के हैं, जो सुरक्षा की बहुत जरूरत है, तो जी। उनको जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनकी बात हो जाती है और वहीं से डेट पड़ जाती है, तो वहाँ अनावश्यक कचहरी में जाने आने के बोझ से भी बच जाते हो और जी। अनरेस्टी से भी बच जाते हैं। जी। उसकी व्यवस्था की जा रही है, लगभग प्राय सभी जेलों में कुछ दिन के बाद हो ही जाएगी। थैंक सर यू पूछ सर। लीजिए। सर मेरा हेलो। क्वेश्चन, जो कंडक्ट रजिस्टर है सर, वो डे टू डे मेंटेन होता है सर, या मंथली वो मेंटेन होता है, और या जो 10 साल से कन्विक्टेड ऑफेंडर्स हैं उनको या सुपरिटेंडेंट को स्पेशल पावर है कि वो सो मोटो एप्लीकेशन दे सकता है कंसर्न कोर्ट में, एपीलेट कोर्ट में, कि भाई इसका कंडक्ट अच्छा है, या कोर्ट की ही डायरेक्शन पे वो रिपोर्ट मंगाई जा सकती है उसको? देखिए, उनको बंदियों को रिमिशन देने की व्यवस्था है, महीने में 3 दिन वो छूट दे सकते हैं। तो अगर आपका कंडक्ट अच्छा है तो वो छूट दे करके जो सजा में उतना 1.5 दिन कम हो जाता है, लेकिन उसका अलग से कोई प्रावधान नहीं है कि वो बंदियों को छोड़ दें या शासन उन्हें छोड़ दे। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब उन सुपरिटेंडेंट ऑफ बंदियों को छोड़े, उसको सजा स्पेशल याफ्ता पावर है कि बंदियों वो को कोर्ट छोड़े, में application लगा सकता है? सजा याफ्ता बंदियों को छोड़े जाने का एक ही प्रावधान है, रिवाइजिंग बोर्ड आता है, वो उसको चेक करता है। रिवाइजिंग बोर्ड से उनकी कंडक्ट, उनका सारा इतिवृत्त देखा जाता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, ये जिला जज साहब, डीएम, और एक कोई अच्छा जनप्रतिनिधि, तो उनको वॉच करते हैं, उनका कंडक्ट लिख करके भेजते हैं, और फिर उस पर एसपी की रिपोर्ट जाती है कि ये छोड़ा जा सकता है। इसके छोड़ने पर समाज में कोई अनरेस्ट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं खड़ी होगी, कोई समाज विरोधी घटना नहीं होगी, और फिर ये सारी चीजें लिख करके मंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को शासन में भेजी जाती है। फिर वो वहां से सैंक्शन होता है, तो गवर्नमेंट की परमिशन मिलेगी तभी होगा। ऐसे सर मतलब इस तरह से नहीं छोड़ सकते आप। किस और लॉजिक ये भी एक भ्रम है कि जेल में दिन रात जो है वो मिल करके आधा हो जाता है, ऐसा नहीं है। 24 घंटे का दिन जेल में भी होता है, बाहर में भी होता है, आधा मिल करके सजा हो जाती है, ऐसा कहीं नहीं है। वो जो रिमिशन मिलता है उससे थोड़ा 1/3 से ज्यादा रिमिशन दे भी नहीं सकते। अगर 10 साल की सजा है तो 1/3 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे आप, तो अंडरगान सेंटेंस का 1/3 ही दे पाएंगे। चलिए वो आनंद। उसके कंडक्ट में उसको छूटने के लिए उसे सहूलियत देगी, ताकि वो जब उसका कंडक्ट लिख करके गवर्नमेंट में भेजा जाएगा तो उसमें लिखा जाएगा इसने बड़ा अच्छा काम किया और इसने अच्छा रिमिशन अर्जित किया, किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया गया इसको, जेल में इसका आचरण बहुत सुंदर रहा और सभ्य रहा, तो उस पर उसे छोड़ने पर रिकमेंडेशन जल्दी हो जाती है। देखिए टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, सर को कब से हम लोग घंटे से ज़्यादा टाइम, अपने प्रश्न को रखिए।
सर खत्म भी किया जाएगा। प्रणाम सर। जॉन सर मेरा सवाल ये था कि जो बच्चे जेल में जन्म लेते हैं और वो अपने शिक्षा के लिए बाहर स्कूल जाते हैं और फिर वापस जेल में ही आ जाते हैं, तो वो तो कन्विक्टेड पर्सन तो है नहीं सर, तो वो कब तक वो जेल में इस तरह से आते हैं और जाते हैं? वो क्या बाहर नहीं रह सकते 5 हैं क्या इयर्स एक तक बार जाते के हैं, 5 इयर्स, अप टू 5 इयर्स, बाद? जी 5 सर, साल तक जेल में रख सकते हैं, उसके बाद बाहर। थैंक यू सर। सर सर एक क्वेश्चन था सर, जेलर और डिप्टी जेलर अपॉइंट कैसे होते हैं? ये तो पब्लिक सर्विस कमीशन से होता है। जेलर की डायरेक्ट भर्ती नहीं होती, डिप्टी जेलर की पब्लिक सर्विस कमीशन से होती है, पर वो प्रमोट होकर के जेलर बन जाते हैं। चलिए आज का सेशन जो है बहुत ही, किसी का और कोई इम्पोर्टेंट हो पूछिए, बाकी अब सर सर को फ्री करिए। जिला प्रशासन का इंस्पेक्शन होती है जेल में, इलीगल वस्तुएं अगर पकड़ी जाती है तो फिर आम उस कैदियों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे कि सजा में कुछ बढ़ोतरी हो जाती है, इस प्रकार की? सजा में बढ़ोतरी तो नहीं होती, हर बंदी का एक हिस्ट्री टिकट बना होता है, जी सर। जिसमें उसका नाम, पता, धारा, कब सजा हुई, कहाँ से हुई, और कितना इसने अभी सेंटेंस काट लिया है, तो उसमें उसकी एंट्री हो जाती है जी कि सर। इसके साथ अवैध सामान पकड़ा गया और अवैध सामान रखने के लिए इसको उसका परिहार, अगर कैदी है उसका परिहार काट लिया जाएगा, जो रिमिशन अर्जित किया होगा उसको 7 दिन 8 दिन वो कट जाएगा, और अगर अंडर ट्रायल है तो वार्निंग दी जाएगी उसको। जी सर, धन्यवाद सर। चलिए आज का हम लोग का सेशन बहुत ही अच्छा था, और बड़ी उत्सुकता रहती है हर व्यक्ति को कि जेल का कैसे फंक्शन होता है, उसका इंटरनल बहुत सी चीज़ें आप लोगों ने सीखी भी होगी, और आगे भी मौका मिलेगा तो और भी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग को सेशन कैसा लगा आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और फिर कभी फर्दर ज़रूरत होगी सर से रिक्वेस्ट किया जाएगा आप लोग के लिए, तो फिर आएंगे, जो भी प्रश्न रहेगा आप लोग पूछ सकेंगे। और आज बहुत ही अच्छा सेशन रहा, हम समझते हैं काफ़ी आप लोग के नॉलेज में भी वृद्धि होगी, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं वो केवल किताब की जो प्रिंसिपल ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं पढ़ते हैं, और लॉ के बुक्स में जेल के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा भी नहीं जाता, जब तक कि हम अलग से कोई जेल मैनुअल वगैरह को ना पढ़ें। आज कम से कम अच्छी बात थी कि हम लोगों को जेल के बारे में बहुत जानकारी मिली, और एक ऐसे सीनियर ऑफिसर से मिली जो आपका बहुत लंबा समय रहा कारागार में, और इतने अनुभवी ऑफिसर से आप लोग की मुलाकात हुई, तो हम तो समझते हैं कि आप लोग को बहुत लाभ मिला हो। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और आप तो बराबर हम लोग